हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.4 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है, पहले इनके एग्जाम्पल्स को और इसके बाद में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में कहा जाता है एपी। हमने इसमें क्या किसकी चीज को कवर कर लिया? हमने इसमें nth टर्म के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ लिया था। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि किस तरीके से हमें टर्म्स को अपना सिलेक्ट करना है। आज की इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो सम के बारे में पढ़ना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि कोई एक एपी दी गई होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि 4, 8, 12, 16 और ये कहीं ना कहीं जाकर 240 पर खत्म हो रही है, और हमसे कहा जाए कि इसकी पहली टर्म 4 है, इसकी लास्ट टर्म 240, और हमसे कहा जाए कि इन सभी टर्म्स का यानी कि इन सभी वैल्यूज को जोड़ने पर कितना सम आएगा, ये हमें बताना है। बेसिकली इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे लिए, जिसका प्रूफ हम इसमें पढ़ेंगे जरूर, लेकिन प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, इसलिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को ही लर्न करते हैं। फॉर्मूला क्या है? Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स n/2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ब्रैकेट में 2a, a यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म प्लस का n-1, n यहाँ पर वही नंबर ऑफ टर्म्स और d हमारा कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। और इसे हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2a है, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1d। और हमने इससे पहले क्लासेस में पढ़ लिया है कि a प्लस n-1d क्या होता है? nth टर्म होती है। nth टर्म जैसे कि इस केस में कितनी है? 240। सम तो हम जब भी निकाल सकते हैं किसी भी टर्म का, यानी किसी सीक्वेंस का सम तो जब भी निकलेगा जब हमें उसी की लास्ट टर्म भी पता हो। अगर वो इन्फिनाइट तक जा रही है तो हम सम भी आसानी से निकाल नहीं सकते। बेसिकली इस केस में हमारे पास में लास्ट टर्म भी दे रखी होगी, और यही लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाती है? nth टर्म हो जाती है, जिसे हमने यहाँ पे l से डिनोट कर लिया। यानी कि इतने की जगह पर हम क्या लिख देंगे? a प्लस n-1d की जगह हम सब्स्टिट्यूट करके लिख देंगे l, या हम इसे an भी कह सकते हैं। इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास में ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए हम इसके प्रूफ की बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बना, और इसे फैक्चुअल यानी कि एक्चुअली में हम नंबर्स लेकर भी इसे समझेंगे कि हमने कैसे इसे बनाया। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी एपी में कोई टर्म है a1, a2, a3, यह बढ़ती जा रही है और एपी बना रही है। इसमें फर्स्ट टर्म a1 को हमने a माना, a2 क्या हो जाएगा? a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, इस तरीके से an क्या हो जाएगा? a प्लस n-1d। जब हम इसका सम निकालेंगे तो हमें क्या करना है? इन सभी टर्म्स को जोड़ देना। तो जैसे कि a1, a2, a3, a4 अप टू an तक की टर्म्स को जोड़ दिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a1 की जगह पर a, a2 की जगह पर a प्लस डी, a3 की जगह पर a प्लस 2d, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, और an की जगह पर a प्लस n-1d। इतना हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हमें क्या करना है? इसी टर्म को पलट देते हैं, यानी कि अब उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के बाद में जोड़ते हैं। देखिए Sn उल्टा करके भी जोड़ेंगे तब भी तो सम उतना ही रहेगा। जैसे कि 4, 6, 8, 10, अगर हम इसे सीधा जोड़ रहे हैं चाहे उल्टा जोड़ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, nth टर्म जो यहाँ पर लास्ट थी अब वो फर्स्ट हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया an-1d। अब देखिए ये हमारी पहली टर्म, तो यहाँ पर हमने लिखा है a प्लस 0d। दूसरी टर्म के लिए 1 आया, तीसरी टर्म के लिए 2 आया, और लास्ट टर्म के लिए n-1 आया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे, पीछे की तरफ आएंगे, तो हमारा n जो नंबर्स है वो देखिए कम होता जा रहा है। 2, फिर 1, फिर 0। इसका मतलब है यहाँ पर 1 माइनस हुआ है तो यहाँ पर 2 माइनस होगा, यहाँ 3 माइनस होगा। ऐसे करते करते हमारी इस तरीके से हम उल्टा रिवर्स आएंगे तो a प्लस 2d, a प्लस d और a जो कि यहाँ लिखा है इसे भी हमने लिख दिया। यानी कि सिर्फ हमने पहले टर्म जो दे रखी थी उसे लिखा, उसके बाद में इसी टर्म को लिख दिया, लेकिन पलट के लिख दिया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है, यानी पलटे हुए नंबर को, सीरीज को, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 6, 10, 8, अब हम जोड़ देते हैं 8, 6, 10, 8, 6, 4, और इसे भी जोड़ देते हैं। अभी तक हमने इसी चीज को यहाँ पर करा है। बेसिकली जोड़ने के बाद में देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए 10, 14, 14, 28 यहाँ पर आएगा, 28 यहाँ पर आएगा। अब हमसे कह रहा है कि आप अब क्या करिए? इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए। तो अगर अब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे 28 भी 2 बार ऐड होगा, तो यहाँ पर इसीलिए लिख दिया गया 2Sn। अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए a
और यहाँ पर अगर हम देखें तो a प्लस एन माइनस वन डी, तो a कितनी बार आ गया, 2 बार, तो यहाँ पे आ गया 2a, n माइनस वन डी यहाँ पर लिख दिया गया। अगर हम अब इस टर्म को और इस वाली टर्म को जोड़ने की बात करें तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 2a तो आएगा ही आएगा, n माइनस टू डी और प्लस का d, तो n माइनस टू डी, तो यहाँ पर आएगा एन डी माइनस का 2d और प्लस का d। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एन डी माइनस का d, और यानी कि यह भी बनेगा n माइनस वन डी, यानी कि अगेन ये सॉल्व होकर कितना बना देगा, n माइनस वन डी ही बना देगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा n माइनस टू प्लस का 1 ब्रैकेट में ले लिया तो n माइनस वन डी ही बन गया। सो इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। जब हम तीसरी टर्म को भी ऐड करेंगे तो अगेन n माइनस वन डी ही आएगा, और लास्ट वाले में तो देखिए इस तरीके से ये दोनों टर्म जोड़नी है तो a की जगह पर 2a और n माइनस वन डी यहाँ पर दे ही रखा है। सो अब हमने यहाँ पर यह देखा कि सारी की सारी टर्म्स सेम ही आ रही हैं। अब जैसे कि अब हम यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर्स लिए थे, 4 और 10 को जोड़िए, देखिए 14, सेकंड केस में भी देखिए 8 और 6 14, थर्ड में भी 14 और देखिए फोर्थ में भी 14 ही आ रहा है, यानी कि यहाँ नंबर सेम ही आ गए। तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी सेम लिख दिया। a जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, सॉल्व करेंगे n माइनस वन डी ही आएगा, और ये n टाइम्स चल रहा है। अब हमें इसका सम करना है तो हम 14 को 4 बार जोड़ने के बजाय 4 से मल्टीप्लाई ही कर दें तो भी तो हमारा 56 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करा गया, 2a प्लस एन माइनस वन डी को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब देखिए 2sn, यहाँ तो 56 ही बनेगा, 56 बराबर किसके आ गया, 4 इंटू का 14 के। अब जिस तरीके से अब हमने फॉर्मूले में इस 2 को नीचे ले जाएंगे और ये हमारा बन गया फॉर्मूला। इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूले को प्रूव कर दिया कि sn किसके बराबर है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब इसे a 2a को हमने सेपरेट करके लिख दिया और इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। सो आई होप हमने किस तरीके से इसे प्रूव करा है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने कुछ भी नहीं करना था, सीरीज को सीधे जोड़ना है और एक बार उल्टा करके लिख देना है और दोनों को एक साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमें जो टर्म मिलेगी 2a प्लस एन माइनस वन डी ही रिपीट होती हुई नजर आएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हर केस में 14 ही रिपीट हो रहा था जब हमने 10 को 4 से जोड़ दिया, 8 को 6 से जोड़ दिया। सो पीछे से जोड़िए, एक बार आगे से लिख दीजिए टर्म को सीधा और एक बार उल्टा कर दीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, तो इसी तरीके से वैल्यूज बनेंगी। और यहाँ से हमने एसएन की वैल्यू यानी एसएन का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद में देखिए एक टर्म और समझनी है, nth टर्म इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करते हैं। जैसे कि देखिए 4, 8 ऑफ 4, 6, 8, 10 हमने यहाँ पे सीरीज ली थी, तो हम यहाँ पर भी यही सीरीज को मान लेते हैं 4, 6, 8 और 10। अब देखिए अगर हमसे कहा जाए कि चारों का सम बताइए तो हमने यहाँ पर जोड़ के बताया था 28 आ रहा है। और अगर हमसे कहा जाए कि पहले ही 3 का सम बताइए तो हमने यहाँ पर 3 का सम कितना निकाला, 8 और 6 14 और 4 हमारा आ जाएगा 18। सो देखिए यहाँ पर लिखा है an यानी कि nth टर्म। nth टर्म कैसे निकलेगी, टोटल सम में से, टोटल सम यानी कि 28 था हमारा टोटल सम, टोटल सम में से एक पहले वाली टर्म यानी कि लास्ट वाली टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी बची है उनका सम निकाल लीजिए। तो सारी टर्म का सम आया 28, एक टर्म छोड़ दीजिए लास्ट वाली और बाकी सबका सम निकालिए 18, माइनस करने के बाद देखिए 10 ही आ रहा है और हमारी लास्ट वैल्यू भी कितनी है, 10 के बराबर ही है। इसका मतलब जब हम nth टर्म निकाल रहे होंगे तो टोटल n नंबर्स का सम माइनस कर देंगे, उसमें एक टर्म छोड़ देंगे और बाकी सबका सम माइनस कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर करा। अब जैसे कि मान लीजिए कि सीरीज हमारी दे रखी है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और हमसे कहा जाए कि nth टर्म बताइए इस तरीके से, तो अगर हमें बताया जाएगा कि टोटल सम जो है इस पूरी सीरीज का कुछ गिवन होगा और हमसे कहा जाएगा कि इसमें से Sn-1 यानी कि एक टर्म को छोड़ दीजिए और उसका सम बताया जाएगा Sn-1 का, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू 11 ही नजर आएगी। इसका मतलब है कि nth टर्म हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस n-1d करके भी nth टर्म को फाइंड आउट किया जा सकता है। सो हमारा यहाँ पर थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है कि हमें यहाँ पे समझना क्या था कि Sn के बारे में समझना था कि सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद में हमें अब इसके एग्जाम्पल्स के आते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को समझेंगे और जिसमें अलग टाइप से क्वेश्चन होगा उसको हम अच्छे से देखेंगे। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, सिंपल क्या दे रखा है कि सम बताइए 20 टर्म का, पहली 20 टर्म का जो कि AP इस तरीके से बन रही है। सो हम देख रहे हैं कि इस AP में A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 3 है,
nth टर्म निकालने के लिए कहता तो हम a प्लस एन माइनस 1d करके nth टर्म निकाल देते। इसके अलावा क्वेश्चन में अगर ऐसा कह देता कि 140 क्या इस गिवन टर्म में आएगा या नहीं, इस सीक्वेंस में 140 आएगा या नहीं, तो an की जगह 140 रखकर n की वैल्यू देख लेते। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था अगर ये वैल्यूज उल्टा लिखी होती कि पहली नेगेटिव टर्म बताइए। तो इन सारे डिस्कशन को हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया। हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, सम बताना है 20 टर्म्स का। तो Sn का फॉर्मूला कहता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1d। अब देखिए हम यहाँ पर a प्लस l लगा सकते थे, लेकिन जब लगा पाते जब हमें लास्ट टर्म भी पता हो। यहाँ पे डॉटेड है यानी कि इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता, और हमसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का भी सम नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पहली 20 का सम पूछ रहा है। तो n की वैल्यू 20 गिवन है, 2a प्लस n माइनस 1d सॉल्व करेंगे 590 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n प्लस 1, सम बताइए फर्स्ट n टर्म्स का। तो देखिए nth टर्म हमारी दे रखी है, सो nth टर्म से यानी कि इस गिवन सीक्वेंस से हम यहाँ से क्या निकालेंगे, AP बना लेंगे। तो AP हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए n की जगह पे 1 रखी है तो 2 प्लस 1 3, और हमें पता था कि अगर an प्लस b की फॉर्म में कोई सीक्वेंस दी जाती है जनरल टर्म, तो n के साथ का कोफिशिएंट ही d के बराबर होता है, यानी d कितना आएगा 2, तो 3 5 7 9 ये हमारी सीक्वेंस बनेगी। और हमसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट n टर्म्स AP की जो फर्स्ट n टर्म्स है उसका सम बताइए। तो अब हमें n टर्म्स को n ही रखना है। सो ध्यान रखिएगा, इस बार में हमें nth टर्म गिवन है, यानी कि nth टर्म मीन्स इसकी लास्ट टर्म भी गिवन है। पहली टर्म कितनी है 3, सो हमने a1 निकाल लिया 3, और लास्ट टर्म कितनी है हमारी 2n प्लस 1। इसे इसी फॉर्म में रहने देंगे, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं। सो a की जगह पे 3 और l की जगह पे 2n प्लस 1 वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे। सो आंसर्स किस फॉर्म में आएगा, n प्लस 2 की फॉर्म में ही आएगा। पहली 30 टर्म का सम बताना है, जबकि उसकी सेकंड टर्म 2 है और 7th टर्म कितनी है 22। तो देखिए फर्स्ट सेकंड टर्म तो a प्लस डी दे रखा है 2, 7th टर्म a प्लस 6d दे रखा है 22। a से a कट जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, d और a दोनों ही वैल्यूज यहाँ से निकल के आ जाएंगे। a भी आ गया हमारा, d भी आ जाएगा, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, n हमारा 30 गिवन ही है, डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर लेंगे। जस्ट बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस हमें यहाँ पर क्या समझना है, थर्ड टर्म तो दे रखी है 7, यानी कि a प्लस 2d है 7 के बराबर। अगला क्या लिखा है 7th टर्म, यानी कि a प्लस 6d इज का मतलब इक्वल 2 मोर देन, तो 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स, यानी कि 3 गुने से, किससे, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कितनी है a प्लस 2d। अब देखिए दो इक्वेशन यहाँ से भी बनेंगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे, अगेन वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 20 दे रखी है सम वाले फॉर्मूले में, और आंसर्स निकाल लेंगे। अब देखिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 5 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n नेचुरल नंबर्स का हमें सम बताना है। सो देखिए n नेचुरल नंबर्स है तो पहला नंबर तो 1 ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से बिगिन होते हैं, और लास्ट नेचुरल नंबर n है, तो n है तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर n-1 होगा। अब देखिए ध्यान से a भी दे रखा है और l भी दे रखा है, सो a की वैल्यू भी है और l की वैल्यू भी गिवन है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। सो फॉर्मूला क्या बना, n प्लस 1/2, और ये हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं है कि 17 से नेचुरल नंबर शुरू हो रहे हो तब हम सम निकालें तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हो तभी यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। कहता है कि पहली 6 टर्म्स का जो सम है वो 42 के बराबर है, यानी n दे रखा है 6, n दे रखा है 42। अब क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म यानी a प्लस 9d टू इट्स 30th टर्म यानी a प्लस 29d बराबर दे रखा है 1/3 के। सो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी, एक इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल ली सम वाले फॉर्मूले से। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और अपना AP जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हम आसानी से निकाल लेंगे। सम बताना है ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो देखिए डिविजिबल बाय 7 के लिए सबसे पहला काम हमें करना है, इसकी 3 डिजिट के नंबर ढूंढने। तो सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होता है वह हमें फाइंड आउट करना है, तो दैट इज 105। किस तरीके से निकलेगा, प्रीवियस वीडियो में हमने इसे देखा था। और लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 994। अब देखिए फर्स्ट नंबर भी है लास्ट नंबर भी है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर भी हम सॉल्व
कर सकते हैं। सो n/2। अब बात आती है यहाँ पर n की, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन ही नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स में जाकर ये वैल्यूज बनेगी। सो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इसमें पहले an के फॉर्मूले से n भी निकालना होगा, a + n - 1d, और जब हम यहाँ से n निकालेंगे तो n कितना आएगा 128। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे Sn के बराबर। सो हमसे सम पूछा गया था, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन था उसमें बस इतना ही पूछा जाता, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हाउ मेनी यानी कि n की वैल्यू तक ही यहाँ पर हमें निकालना होता था, यही हमारा आंसर बन जाता था जब हमारे क्वेश्चंस में हाउ मेनी करके क्वेश्चन आएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 250 और 1000 के बीच के नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है। सो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट करेंगे। सो हमने यहाँ से पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाली, अब देखिए वही रिड्यूस फॉर्म में फॉर्मूला लगाया और आंसर्स निकाल लिया। इसके अलावा ध्यान क्या रखना है, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ। अब हमें जो नंबर लेना है वो ना तो 3 का मल्टीपल देखना ना 5 का, बल्कि हमें देखना 3 और 5 यानी कि इसके एलसीएम 15 का मल्टीपल ढूंढना होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने एक करा था जिसमें कि हमने 2 और 5 का मल्टीपल ढूंढा था। 2 और 5 दे रखे थे, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 10 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। सो ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ 3 लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 5 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों नंबर दे रखे हैं तो ना तो हम 3 को देखेंगे ना 5 को, बल्कि 15 के मल्टीपल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इसी फॉर्म में हो जाएगा कि ऑड इंटीजर्स का सम बताना है, 2 और 100 के बीच में आ रहे जो कि डिविजिबल है 3 से। सो देखिए पहला ऑड नंबर जो है 3 आएगा 2 और 100 के बीच का, क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है 5, तो क्या 5 3 से डिविजिबल है? तो ये तो 3 से होगा ही नहीं। 7 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अगला नंबर आएगा 9। इसके बाद में जो नंबर आएगा वो आएगा 12 जो कि 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये ऑड है? तो ये ऑड भी नहीं है, तो इसलिए हमारा ये नंबर भी हट जाएगा। अब नंबर आएगा 15। सो अब हम देखेंगे सीरीज बनेगी 3, 9, 15, 21, लास्ट जाएगा 99 तक। an हमारे पास में है, a हमारे पास में है, d भी हमारे पास में है, लेकिन क्या नहीं है? n नहीं है। तो n सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना होगा। सो पहले nth फॉर्मूले से n निकालेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 सो भी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। यानी कि कोई एक सीरीज दे रखी है और कहा गया है कि कितनी टर्म्स होंगी कि उसका सम आ जाए 513 के बराबर। एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसका मतलब है इसमें 2 आंसर्स निकल कर आएंगे, हमें उसे एक्सप्लेन भी करना है। सो बेसिकली देखिए ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जब हम यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी कितना आएगा? 51 माइनस का 54 दैट इज माइनस का 3। सो ए भी है हमारे पास में, डी भी है, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम एन का आंसर्स निकालेंगे। मे भी यहाँ पर एन की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज निकलेंगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 18 और 19 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई एक सीरीज दी जाए? मान लीजिए कि एक ये सीरीज है, जैसे हमने लिया था 4, 6, 8, 10 और 14, और यहाँ पे 4, 6, 8, 10 और 12। मान लेते हैं कि एक सीरीज है हमारी और हमसे बोला जा रहा है कि इसका सम जो है वह कुछ इसके बराबर आ जाए, यानी कि कोई भी वैल्यू दे रखी है। सो ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि 2 अलग अलग टर्म्स, यानी कि 18 टर्म्स अगर इसमें ले ली जाए तो भी सम वही है और 19 टर्म ले ली जाए तो भी सम वही है। ऐसा जब भी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 के बराबर रही हो, और वो 0 कौन सी टर्म होगी? बाद वाली टर्म ही 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी यह पॉसिबल है, अदरवाइज यह पॉसिबल नहीं है। सो देखिए बेसिकली यहाँ पर 2 बोला गया है, 2 आंसर्स निकल कर आ रहे हैं 18 और 19। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो सीरीज बनेगी उसकी 18वीं टर्म और 19वीं टर्म, इसका सम भी हमारा कितना आ रहा है? 513, और इतने का सम भी कितना आ रहा है? 513। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाली वैल्यू 110% किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? नेगेटिव में है। तो जब हमने 19th टर्म की बात करी तो 19वीं टर्म किसके बराबर आई? 0 के बराबर आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर 18वीं यानी कि 18 और 19 दोनों आंसर करेक्ट होंगे। आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे 2 आंसर्स निकल कर आ रहे हैं और हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल 11 पर भी यही चीज लागू होती है। तो देखिए 20, 19 होल 1/3 और 18 होल 2/3, इस तरीके से ये सीरीज जा रही है और हमसे बोला जाए कि इसका सम आएगा 300। तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? तो सबसे पहले ए गिवन है,
डी की बात करें तो 19 होल 1/3 में से 20 माइनस करेंगे। सो देखिए यहाँ से आप इसका एलसीएम लेने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। 20 में से 19 ना माइनस करके एक बड़ा नंबर माइनस कीजिए, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। और 1/3 यहाँ पर 3 में से 1 माइनस कीजिए, 2 आएगा अपॉन में 3, माइनस साइन बड़ा है इसलिए माइनस का, तो ये बनेगा माइनस का 2/3। तो जैसा कि डी यहाँ पर दे रखा है, सो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा कि डी आपने कहाँ से निकाल लिया, आप चाहे रफ में इसे सॉल्व करके भी देखेंगे तो भी आंसर डी की वैल्यू -2/3 ही आएगी। अब हमने आंसर निकाल के देखा 25 और 36। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कोई एक सीरीज है। देखिए आंसर्स कैसे निकल गया ये तो हमने समझ लिया वैल्यू सॉल्व करके, लेकिन अब हमें इसे सेटिस्फाई भी कराना है कि 25 टर्म का जो सम है वो भी हमारा 300 आ रहा है और 36 टर्म का सम भी हमारा 300 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक की सीरीज है और इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक 25 टर्म हो रही है और इसके बाद में कहता है यहाँ से यहाँ तक 36 टर्म है। इसका सम कितना आ रहा है? 300, और इन पूरे का सम भी कितना आ रहा है? 300 ही आ रहा है। इसका मतलब यह होगा कि 25वें के बाद में 25, 26, 27, 28, 29 और 30, और ऐसे करते करते बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? यानी कि अगर हम इसे इस तरीके से लिखें, 25 के बाद में 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और लास्ट है ये 36। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर यहाँ है और 1, 2, 3, 4, 5 ही नंबर यहाँ है। मान लीजिए कि इन पांचों को जोड़कर आ रहा है 20, तो ऐसा हो सकता है कि बाद के पांचों को जोड़कर आ रहा हो -20, जिस वजह से यह पॉसिबल हो पाया कि पहली 25 टर्म और बाद की टोटल 36 टर्म का सम सेम आ गया। सो यहाँ पर यही चीज हुई है। सो बेसिकली जो बाद की 5 टर्म है, 25 के बाद की 5 टर्म और 25 के बाद यानी कि उसके, या हम ये कहें 36 से पहले की 5 टर्म, इन दोनों का जो सम है वह बेसिकली एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, जिस वजह से ओवरऑल सम जो है 25 टर्म और 36 टर्म का बराबर ही आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में, इसका मतलब यह टर्म धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा ये टर्म नेगेटिव में चलने लगेगी। ऑल टर्म्स आफ्टर 31st टर्म, यानी कि 31वीं टर्म के बाद की जितनी भी टर्म है ये नेगेटिव में होंगी, और ये नेगेटिव में होने की वजह से और ये पॉजिटिव में है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जिस वजह से हमारा जो सम है वो 300 के बराबर ही आएगा। सो अब हम आते हैं एग्जांपल 12 पर। देखिए क्या कहता है, सम बताइए। यदि सम पहली n टर्म्स का इस फॉर्मूले से बता रखा है तो nth टर्म बताइए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म निकालने का, Sn माइनस का Sn -1। n की जगह पे क्या रखना है हमें? n, और दूसरे केस में n की जगह पे n-1, यानी कि पहले n ही रहने दीजिए और दूसरे केस में इसमें n की जगह पे n-1 रख दीजिए, प्लस का 3 ब्रैकेट में n-1। सॉल्व करेंगे हमारा an निकल कर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सम दे रखा है n टर्म्स का इस फॉर्मूले से और हमसे पूछा गया 25th टर्म निकालिए। तो देखिए फर्स्ट n टर्म्स है, सो अगर हमें यहाँ पे 25th टर्म निकालनी है तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे? Sn निकाल लिया, Sn-1 भी निकाल लिया, यानी कि n की जगह क्या रख देंगे? सिर्फ n-1। और an कैसे निकलता है? Sn माइनस का Sn-1। हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया? an फाइंड आउट कर लिया, और जैसे ही हमें an मिलेगा तो यानी कि हमारे पास में जनरल फॉर्म आ गई। अब अगर हमसे फर्स्ट टर्म पूछता है तो n की जगह 1 रखिए, 25th पूछता है तो 25 रख दीजिए n की जगह पे, और इस तरीके से हम यहाँ से कोई सी भी nth टर्म या कोई सी भी टर्म को जो भी बोला जाएगा उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। देखिए यहाँ पर हमारे दो इक्वेशन बन रही है। थर्ड टर्म यानी कि a + 2d, सेवंथ टर्म a + 6d, इसकी वैल्यू दे रखी है 6 के बराबर और प्रोडक्ट दे रखा है 8 के बराबर। सो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमने समझा था कि d की 2 वैल्यू आएंगी, तो दोनों ही वैल्यू को एक एक बार केस बनाकर हम पुट करेंगे और अपने आंसर्स निकालेंगे। सो फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो पहले एक बार d को 1/2 मानेंगे और दूसरी बार -1/2 मानेंगे, और देखिए दो आंसर्स यहाँ से निकल कर आएंगे और दोनों ही आंसर हमारे वैलिड होंगे। ठीक इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जिसमें कि mth टर्म जो है वो 1/n है, nth टर्म 1/m है, और सम बोला गया m nth टर्म का 1/2 m + mn + का 1। सो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, mth टर्म यानी a + m-1d = 1/n के, और a + n-1d बराबर है 1/m के। सो इस टाइप का जब हमने क्वेश्चन पिछली यूनिट एक्सरसाइज में किया था तो a की वैल्यू और d की वैल्यू कुछ 1/mn करीब बनकर आ रही थी। सो
जैसे कि हमने यहाँ पर देखा डी की वैल्यू बनेगी यहाँ से 1/mn और ए की वैल्यू भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे बनेगी। सो ए और डी जब हमने यहाँ पर देखा तो देखिए ए और डी कितना आएगा 1/mn। सो यहाँ तक का सोल्यूशंस तो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था कि ए कैसे निकलेगा और डी कैसे निकलेगा। अब अगेन इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए और जब हम पुट करेंगे सो हमारा जो हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, जैसे कि कहा गया है mnth टर्म, तो हमने अब mnth यानी कि n की जगह पर mn लिखेंगे अब। सो यहाँ पे फॉर्मूले में n की जगह पे आ गया mn, यहाँ पर भी mn आ गया, a और d वैल्यू पुट करिए और ये बराबर आ जाएगा हाफ ऑफ mn प्लस 1 के। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। The sum of n, 2n and 3n terms of an AP are S1, S2 and S3। देखिए n, 2n और 3n, तो एक बार n, एक बार 2n, एक बार 3n। प्रूव जो करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली S3 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, S2 की यहाँ पर, S1 की यहाँ पर, LHS को RHS के बराबर ला देंगे तो भी हमारा आंसर्स निकल कर आ जाएगा। नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर S2 माइनस S1 यानी कि पहले S2 माइनस S1 निकाल लें, फिर इसका 3 टाइम्स कर दें और जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये वैल्यू S3 के बराबर ही आएगी। तो आप किसी भी तरीके से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों वैल्यू आपके पास में है, इसमें पुट कर दीजिए, LHS बराबर RHS दिखा दीजिए तो भी आपका आंसर करेक्ट है। 17th क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी AP आर S1, S2 एंड S3। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, यानी कि पहली टर्म जो है यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंस आर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल्स टू 2S2। सो देखिए क्या कहता है, सम बताना है पहली टर्म का, यानी कि यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि 3 यहाँ पर AP हैं, 3 AP हैं और जिसकी पहली टर्म क्या है, यूनिटरी है। पहली टर्म ये है और दूसरी जो कॉमन डिफरेंस है वो 1, 2, 3, यानी कि पहली टर्म तो ये है, दूसरी टर्म में डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है। सो 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आएगा। तीसरी जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। सो अब हमसे क्या बोलता है कि S1 यानी कि जब हम पहले वाले का सम करें और तीसरे वाले का सम करें तो ये बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ S2 के। सो अब देखिए हमारे पास में A है, हमारे पास में यहाँ से D भी मौजूद है, A है, D है, N की वैल्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं है, N को हम N ही रहने देंगे। इसका सम निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे और इसका भी, वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, अपने आप ही वैल्यू LHS बराबर RHS आ जाएगी और हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर S1 निकाल के देखा तो देखिए फॉर्मूले में A की जगह पे 1 और D की जगह पे 1। सेकंड केस में A की जगह पे तो 1, D की जगह पे 2। थर्ड केस में A की जगह पे 1 और D की जगह पे 3। 3 बन के आए, यहाँ पर सम निकल कर आए। अब हमने इस वैल्यू को यहाँ पर इक्वेट कर देना है और जब हम देखेंगे तो LHS RHS के बराबर ही आएगा। 18th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ द m टर्म्स यानी कि SM बराबर इज इक्वल टू n, वो n के बराबर है और n टर्म्स का जो सम है वो m के बराबर है, यानी कि n टर्म्स का सम जो है वो m के बराबर है। तब प्रूव करिए कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स क्या हो जाएगा, जब m प्लस n बोला है तो n की जगह पर ही पूरी वैल्यू आएगी ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे अगेन ये पूरी वैल्यू आएगी और d इसके बराबर, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस का m प्लस n, इसके बराबर हमें इस वैल्यू को शो ऑफ करना है। सो बेसिकली देखिए यहाँ से 2 इक्वेशन बन के आई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो यहाँ से हमारे पास में क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमने देखा कि इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी और जब इस फॉर्म में बन जाएगी तो इसकी वैल्यू -2 के बराबर निकल आएगी। हम इस -2 को डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। जब हमने इस -2 को इसमें पुट कर दिया तो देखिए ये -2 है और यहाँ पर m प्लस n लिखा हुआ था और अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा -mn और यही -mn के बराबर हमें लाना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ना तो हमने a निकालने की कोशिश करी ना ही d, सिर्फ एक रिलेशंस के थ्रू हमारे पास में इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी और इसे हम डायरेक्टली इसमें पुटअप कर देंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी सिंपल इसी तरीके से हो जाएगा। m टर्म्स की जो सम है वह सेम है n टर्म्स के बराबर, तो फॉर्मूले में m है तो m रखिए, n है तो n रखिए। सॉल्व करने के बाद में देखिए इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई। हमसे बोला गया सम बताइए m प्लस n टर्म्स का, सो ये बेसिकली 0 के बराबर है, तो जब हम इस पूरी की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 रहेगा, तो सम ऑफ m प्लस n कितना हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर ही हो जाएगा। 20th क्वेश्चन सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। सो वहाँ पर हमने an को लेकर सॉल्व किया था, यहाँ पर हमें सम के साथ में सॉल्व करना है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करोगे आपके आंसर्स निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम इसी पैटर्न पर हो जाएगा।
सम बताना है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP इज। तो देखिए रेशियोज दे रखा है और हमारे पास में यहाँ पर इसके अलावा बस इतने बोला गया है कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 APs है। सो ना तो हमें A पता है ना ही D पता है, तो पहले वाले को A1 D1 मान लेंगे, दूसरे वाले को A2 D2 मान लेंगे और इनके रेशियोज दे रखे हैं 7n+1 अपॉन में 4n प्लस का 27। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, ना तो हमें A पता है ना ही D पता है, तो इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी, सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में बदल जाएगी और डायरेक्टली इसमें हमें वैल्यूज के बराबर यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास में किस तरीके से सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए ना तो अब हमें पूछा क्या गया है इसमें, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। तो रेशियो निकालना है mth टर्म का। सो mth टर्म यानी कि पहले वाली इक्वेशंस की, पहले वाली सीरीज की mth टर्म और दूसरे वाली सीरीज की mth टर्म। सो इतना निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, वी रिप्लेस n। तो n को रिप्लेस कर देंगे 2m-1 से, यानी कि अगर n की जगह पे हम लिख दें 2m-1। सो देखिए -1 और ये -1, तो ये क्या बना देगा 2m-2। अब पूरे इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकल कर आ जाएगा। ऐसा सिर्फ हमने इसलिए करा है ताकि जो हमारी इक्वेशन बचे वो उसमें m-1d ही सिर्फ नजर आए, यही तो हमारी mth टर्म हो जाएगी और नीचे वाले में भी m-1d2 बचेगा। सो इसे अगर हमें लाना है तो हमें nth टर्म को कुछ ना कुछ तो मानना ही है, n की जगह पर हमें m लाना है तो हमें कोई ना कोई तो यहाँ पर अपनी टर्म माननी होगी। तो टर्म हम ऐसी मानेंगे ताकि हम कॉमन भी कर सकें और अपना आंसर्स भी आसानी से निकाल सकें। सो बेसिकली इसीलिए हमने n को हम यहाँ से 2m भी मान सकते थे, लेकिन 2m मानने से यहाँ पर -1 ही रह जाता, तो अब यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा, इसीलिए हमने 2m-1 अपनी टर्म को मान लिया। सो इसीलिए हमने यहाँ पे रिप्लेस करा। उसके बाद में तो सिर्फ हमने यहाँ से 2 को कॉमन कर लिया और यहाँ पर भी n की जगह कितना आ जाएगा 2m-1 और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा रेशियोज निकल कर आ जाएगा। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है तो हमें यह भी पता होना चाहिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ m और n टर्म्स ऑफ एन AP m² n² सो दैट द रेशियो ऑफ द mth टू द nth टर्म 2m-1 और 2n-1। सो हमें इस इक्वेशन में जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली पुट करना है और इसे इक्वल रख देना m²/n²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से वैल्यूज हमारी निकल कर आएगी d की और हमसे रेशियो पूछा गया है mth और nth टर्म का। तो अब हम यहाँ पे mth और nth टर्म रखेंगे, d की जगह पे 2a रखेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशंस बनकर आ जाएगी। यानी कि यह अपने आप ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर्स निकालने हैं। 23rd क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन AP देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स टू द सम ऑफ इवन टर्म्स। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2n+1 और हमने मान लिया कि 13 यहाँ पर टोटल टर्म्स है। तो कहता है कि सारी इवन को जोड़ लीजिए और सारी ऑड टर्म्स को जोड़ लीजिए, तो जो रेशियो आएगा वो n+1/n के बराबर आएगा। पहले ऑड रखनी है फिर नीचे इवन। सो बेसिकली हमने जो यहाँ पर सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है कि a के डिनोट दी kth टर्म, तो हमने इसे लिख दिया ऑड टर्म्स और यहाँ पर इवन टर्म्स। ऑड है तो a1 a3 a5 टिल a2n+1 तक जाएगा और यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है 2n+1 लेकिन ऑड टर्म्स ये ऑड को डिनोट करता है, तो इवन कहाँ पर खत्म हो जाएगी 2n पर खत्म हो जाएगी, तो ये इसलिए यहाँ पर 2n आ रहा है। सो अब हम यहाँ से देखेंगे, सो बेसिकली हमने यहाँ पर पढ़ा था a1 a3 a5 और 2a 2n+1। सो जब हम यहाँ पे सम निकाल रहे होंगे तो हमने इवन नंबर्स का सम की बात करते हैं, तो हमें पता है। तो देखिए फॉर्मूला कहता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, या हम a प्लस का l भी लिख सकते हैं। तो a की जगह पर तो a1 आ गया, l की जगह पर a 2n+1 आ गया, n की जगह पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+1। सो यहाँ तो n+1 टर्म्स रहेंगी क्योंकि ऑड की टर्म्स हमारी एक ज़्यादा है। सो अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे और इसके बाद में ध्यान से देखें, सो a को तो a ही रहने दिया है क्योंकि 2n+1 किसके बराबर है, a प्लस का 2n+1 -1d, 1 से 1 कट जाएगा, a प्लस 2n_d। तो इस तरीके से हम इसे इस फॉर्म में सॉल्व करके लिख देंगे और उसी तरीके से हम इवन वाले को भी निकाल लेंगे। इवन वाले की टर्म ऑड वाले की टर्म का रेशियो लेंगे तो रेशियो वही आएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, यानी कि n+1 अपॉन में n के बराबर यहाँ पर रेशियो आएगा। सो इस तरीके से यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस हमारे जो टॉपिक में या जो समझना था वह यही था कि जब हमारे पास में मान लीजिए कि 5 टर्म है, तो 5 टर्म में अगर हम ऑड की बात करें तो ऑड देखिए इसमें 3 टर्म है,
जबकि इवन सिर्फ 2 ही टर्म है, तो इसीलिए एक बार हमने ऑड के लिए n+1 रखा है और इवन के लिए n रखा है। इसके अलावा बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम पे। देखिए क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट इन द 3rd ईयर एंड 700 यूनिट इन द 7th ईयर। एज्यूम दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, यानी कि एपी की तरह से ही प्रोडक्शन हो रही है, तो हमें बताना है 1st ईयर और 10th ईयर और 7 ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी। सो बेसिकली देखिए 3 सालों में 600 यूनिट बन रही हैं और 7 सालों में 700 यूनिट बन रही हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि 7th ईयर में 700 यूनिट बनी है, 7 सालों में नहीं, 7th ईयर में सिर्फ। सो A3 600 है और A7 700 है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोडक्शन बताइए पहले साल में, दी 10th ईयर में। तो जब हम पहले साल में प्रोडक्शन बताएंगे तो A ही निकालना है, तो 2 इक्वेशन से A आसानी से निकल जाएगा। 10th ईयर, तो 10th ईयर का मतलब A + 9D, और 7 ईयर में, और देखिए यहाँ पे बोला गया 10th ईयर्स और यहाँ पर बोला गया 7 ईयर्स, तो यहाँ ध्यान रखिए कि 10वें साल में, और यहाँ बोला गया 7 सालों में, तो 7 सालों का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सम करना पड़ेगा और यहाँ पर सिर्फ A + 9D ही निकालना पड़ेगा। इतना ही फर्क था बस हमारे लैंग्वेज में। सो यहाँ 7 ईयर्स दे रखा था और वहाँ पर क्या दे रखा था, इन 10th ईयर, तो 10th ईयर का मतलब सिर्फ 10वें साल और 7 ईयर्स का मतलब टोटल 7 सालों में। 25th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब्स स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, अगर वो डिले करेगा तो उसके रुपए काटे जाएंगे। 200 रुपये पहले दिन, 250 रुपये दूसरे दिन, तीसरे दिन 300 रुपये, और इस तरीके से पेनल्टी बढ़ती जाएगी 50 रुपये हर दिन के हिसाब से। यानी कि इस केस में डी की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये। हाउ मच डज अ डिले ऑफ 30 डेज कॉस्ट दी कॉन्ट्रैक्टर, अगर 30 दिन की डिले हो जाती है तो कितना उसे नुकसान होगा, यानी कि एन की वैल्यू 30 दे रखी है, ए की वैल्यू 200 है, यानी कि 200, 250, 300 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। सो एन की वैल्यू 30 है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास में गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, यानी कि उसे 27,750 रुपये का नुकसान हो जाएगा अगर वो 30 दिन किसी काम को डिले कर देता है। 26th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ सम ऑफ ₹280, 280 रुपये को 4 भागों में बांटना है। इफ ईच प्राइस आफ्टर द फर्स्ट इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि पहले वाले को अगर 100 रुपये मिले तो दूसरे वाले को 20 रुपये मिले, कम मिलेंगे, तो 80 रुपये मिलेंगे। सो इस तरीके से 4 भागों में बांटना है। सो देखिए 4 भागों में बिल्कुल हमने जो यहाँ पर वैल्यूज रखी तो सेम यही वैल्यूज बनेगी हमारी 280, लेकिन हमें बाय फॉर्मूला निकालना, हिट एंड ट्रायल से नहीं करना। सो इसका मतलब यह हुआ कि सम 280 के बराबर आएगा और 4 टर्म्स हैं, तो एन की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू हमें यहाँ पर मेंशन नहीं है, और इसके अलावा हमें क्या मेंशन है, डी मेंशन है 20, लेकिन यह तो घट रहा है तो इसका मतलब -20, और हमारे पास में टोटल एसएन भी गिवन है 280। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। हम आते हैं 27th क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या कहता है, इन अ स्कूल, किसी स्कूल में स्टूडेंट सोचते हैं कि हम प्लांट करेंगे, ट्री लगाने हैं ताकि पोल्यूशन कम हो सके। ऐसा सोचा जाता है कि नंबर ऑफ ट्रीज, जो ट्री लगाने हैं हर एक सेक्शन के बच्चे को ऑफ ईच क्लास विल प्लांट बी द सेम एज इन द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, यानी कि अगर कोई बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है तो वो 1 पौधा लगाएगा, दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 2 पौधे, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला 12 पौधे लगाएंगे। और ऐसे वहाँ पर कितने सेक्शन है, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, यानी कि पहली क्लास के बच्चे 3 सेक्शन है तो 3 पौधे लगेंगे, दूसरी क्लास के बच्चे 3 सेक्शन है, 2-2 पौधे लगाएंगे, तीसरी क्लास के बच्चे 3 सेक्शन है, 3-3 पौधे लगाएंगे। तो इस तरीके से ये नंबर बढ़ रहा है। सो अगर हम इन्हें जोड़ने की बात करें तो देखिए 3 × 1 प्लस का 3 × 2 प्लस का 3 × 3 प्लस का इसी तरीके से 3 × 12 तक जाएगा नंबर। 3 सब में कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या 1 + 2 + 3 अप टू का 12, और हमने पढ़ा था कि ये नेचुरल नंबर है, इसका सम क्या होता है n + 1/2, और इंटू का यहाँ पर 3 दे रखा है, और ऐसे n कितने हैं 12। सो 3 × 12 इंटू का 13 अपॉन में 2 6 टाइम में कट जाएगा, 13 × 3 39, 39 इंटू का 6 जब हम करेंगे तो 40 - 6 इज 234। तो यहाँ से आंसर बन के आएगा हमारा 234, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, 200 लॉक्स को, गट्ठों को यहाँ पे लकड़ी के लगाया गया है, जिसमें कि 20 है सबसे नीचे वाले में, इसके बाद वाले में 19 है, तीसरे वाले में 18 है, और इस तरीके से हमने नंबर्स को बढ़ाना है, और टोटल जो है 200 लॉक्स यहाँ पर मौजूद है। यानी कि एसएन दे रखा है हमारा 200, ए की वैल्यू दे रखी है 20, और हम देख रहे हैं कि एन की वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी डी की वैल्यू क्या हो रही है -1।
सो ए है हमारे पास में और यहाँ पर एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ से पूछा गया कितने लॉक्स यहाँ पर टॉप तक लगेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एन देखिए या तो 16 होगा या 25 होगा। अब देखिए अगर n 25 है तो नंबर ऑफ लॉक्स इन 25th रो इज इक्वल टू 25th टर्म, और जब हम 25वीं टर्म निकालेंगे तो 25वीं टर्म आएगी -4। इसका मतलब यह हुआ कि 25वीं टर्म में -4 लकड़ी के गट्ठे लगे होंगे, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा ये आंसर्स तो हट गया। 16 के हिसाब से जब हम आंसर्स निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 16th रो में जो नंबर ऑफ लॉक्स हैं वो 5 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लास्ट वाली जो 16वीं रो होगी उसमें कितने आएंगे, यहाँ पर 5 बनेंगे, यानी कि 5 लॉक्स यहाँ पर प्लेस किए जाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है। राघव एक शॉप खरीदता है 1,20,000 रुपए में। ही पेज हाफ ऑफ द अमाउंट, आधा अमाउंट उसने कैश में पे कर दिया और बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है 12 एनुअल किस्तों में, यानी कि 12 वार्षिक किस्तों में वह पैसा देगा, जिसमें कि 5,000 रुपये प्रति उस महीना उसे देना होगा। क्योंकि देखिए 1,20,000 था, 60 के वह दे चुका, बचा हुआ 60 के वह 12 महीनों में किस्तों पे देगा। जबकि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड ही पेज विद द इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द अनपेड अमाउंट, और वह क्या करता है बचे हुए का, जैसे कि मान लीजिए कि उसने 60,000 रुपये तो पे ही कर दिया, अब बचे हुए 60,000 रुपये से 12 महीनों में देने तो हैं, लेकिन जब वो पहले महीने 5,000 दे देगा तो अब बचे कितने, सिर्फ 55,000 रुपये। अब 55,000 पे 12% का इंटरेस्ट भी लगेगा, वो भी इसे जोड़ के देना है। इसके बाद फिर 5,000 रुपये तो वह कम करेगा, तो फिर से बचेंगे 50,000 रुपये। अब इस पर भी इंटरेस्ट उसे देना ही है। सो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे आते हैं। देखिए पहले राघव ने 1,20,000 रुपये में से 60,000 रुपये तो कैश चुका दिए, बाकी के 60,000 रुपये की उसने क्या बनवा ली, EMI बनवा ली, जिसमें कि उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना, 12% देना बचे हुए अमाउंट का। इसका मतलब ये हुआ कि पहले महीने वो 5,000 रुपये तो देगा ही देगा, लेकिन इसके अलावा 5,000 पर 12% रेट से जो ब्याज है वह भी उसे देनी होगी। और पूरे साल में 12 महीने हैं, तो पहले बार में वह कितने बार का देगा, 12 महीनों का वह रेंट देगा, यानी कि पर एनम है, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाय 100। सो देखिए एक साल की बात हो रही है तो यहाँ पर 1 आ गया, P यहाँ पर दे ही रखा 60,000 रुपये और R कितना 12, तो 12/100 इंटू का 60,000। लेकिन जब हम दूसरी बार बात करेंगे तो अब ये 60,000 रुपये में से 5,000 तो दे ही चुका है, तो अब बचा कितना, 55,000 रुपये बचेगा। अब वो 55,000 के हिसाब से सेकेंड इंस्टॉलमेंट और इसी तरीके से थर्ड इंस्टॉलमेंट बनेगी। सो यहाँ से जब हमने वैल्यूज देखी तो यहाँ से हमें नजर आएगा कि AP बनेगा, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 600 का आएगा और जो फर्स्ट टर्म है वो 12,200 बनेगी। सो अब हम यहाँ से 100 की कीमत निकाल लेंगे। तो 60,000 रुपये तो वो एडवांस कैश दे चुका था, बाकी बचे हुए जो रुपए हैं उसमें A यहाँ पर है, D यहाँ पर पहले से मौजूद है, D की वैल्यू -600। यहाँ माइनस किस लिए हो रही है, क्योंकि वो अमाउंट चुकाता जा रहा है, तो अब धीरे धीरे जो ब्याज है वो कम होती चली जाएगी। सो इस तरीके से उस दुकान की कीमत उसे 1,66,800 रुपये पड़ी, जबकि एक्चुअल में वो कितने की थी, 1,20,000 रुपये की थी। टोटल उसने एक्स्ट्रा कितना अमाउंट दे दिया, तो वह अगर हम निकालने के लिए बोला जाए तो 46,800 रुपये उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। द डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट आर इन AP। कहता है कि डिजिट्स ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, 453, और उसमें वो कहता है कि हैविंग 3 डिजिट्स आर इन AP। तो बेसिकली AP में तो हमें इसे AP में लेना होगा। 4, 5, 6 हो सकता है, 7, 8, 9 हो सकता है, 1, 5 और 9 भी हो सकता है, क्योंकि AP में है। इसके बाद कहता है देयर सम इज 15, तो जोड़ने पर 15 आना चाहिए। तो देखिए 6, 4, 10, 15, यहाँ से 15 आ रहा है, ये भी हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है। लेकिन अब कहता है कि जब इसे रिवर्स कर दिया जाए डिजिट को, तो 594 कम हो जाता है ओरिजिनल नंबर से। सो 2 इक्वेशन यहाँ से बनेगी। तो सबसे पहला जो डिजिट माननी है, यानी कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो हम मानेंगे A-D, A और A+D, और इसका सम है 15 के बराबर। तो D से तो D कट जाएगा, A यहाँ से आएगा 5, A हमने यहाँ से निकाल लिया 5 के बराबर। अब इसके बाद में वो ये भी कहता है कि नंबर पलट दिया जाएगा तो 594 कम हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में समझा था, 2 डिजिट के नंबर के लिए 10x प्लस का y, हमने 2 डिजिट के नंबर की बात करी थी, कितना आता था 10x प्लस का y। क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट के नंबर के लिए जैसे कि हमारे पास में जो नंबर बन रहा था वह क्या बनना था, A-D, A और A प्लस का D। ये हमारी यूनिट प्लेस, ये हमारी टेंस प्लेस और ये हमारी 100 प्लेस। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 100 ब्रैकेट में A-D प्लस का 10A प्लस का A प्लस का D, ये बेसिकली हमारा नंबर बनकर आएगा। और अगर हम नंबर पलट दे तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 100A माइनस का 100D
प्लस का 10A प्लस का A प्लस का D। तो देखिए 110 और 111 A माइनस का 99D, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर नंबर पलट जाएगा तो पलटने के बाद में क्या बनेगा उस पर आते हैं। अब नंबर पलट गया तो बीच वाली टर्म तो यही रहेगी, लेकिन यहाँ आएगा A प्लस D, A और A माइनस D। अब इस केस में जो हमारा नंबर बनेगा वो 100 A प्लस D प्लस का 10A प्लस का A माइनस D। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नंबर बनेगा 111A प्लस का 99D। तो ये हो गया रिवर्स होकर, और ये हो गया था हमारा पहले वाला नंबर 111A माइनस का 99D। तो क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, पलटने के बाद में जो नंबर आ रहा है, तो ये हमारा पलटा हुआ नंबर, पलटने के बाद में जो नंबर आ रहा है ये इज 594 लेस देन, यानी कि 594 कम है ओरिजिनल नंबर से। तो 111 माइनस का 99D, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी जिसमें 594 को हम इस तरफ ले आए। तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से A की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली 5 के बराबर, क्योंकि सम था 15, तो A की वैल्यू आएगी 5। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 2 कार्स स्टार्ट टुगेदर, 2 कार एक साथ चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और एक ही प्लेस से वो चलना स्टार्ट करी है। फर्स्ट गोज विद यूनिफॉर्म स्पीड, पहली गाड़ी एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, जबकि दूसरी गाड़ी जो है पहले घंटे में 8 की स्पीड से चलती है, फिर वो अपनी स्पीड को धीरे धीरे आधा किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ा रहा है। कितनी देर बाद वह ओवरटेक कर जाएगा जब वो दोनों का नॉन स्टॉप चल रही होंगी। तो देखिए हमने मान लिया कि T आवर्स के बाद में वो ओवरटेक कर जाएगा। समय हमने निकाल लिया। तो देखिए स्पीड है पहली गाड़ी की 10 किलोमीटर प्रति आवर, और T आवर में वो ओवरटेक कर गया, तो डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल करी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू का टाइम। 10T उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली पहली वाली गाड़ी ने। जबकि दूसरी गाड़ी कैसे चल रही है, दूसरी गाड़ी चल रही है पहले किलोमीटर में 8, दूसरी बार में वह कितना चलेगी, आधे से तेज हो जाएगी, यानी कि फिर चलेगी 8.5 से, फिर चलेगी 9.5 से। बेसिकली कवर उसे कितना करना है, इतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा। क्यों इतना डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि यही वैल्यू तभी वह ओवरटेक कर पाएगा। बेसिकली A यहाँ पर दे रखा है 8, D की वैल्यू है 1/2, और टाइम हमने मान लिया T, यानी कि लेट T आवर्स के बाद वो मिलते हैं। तो ये पहले घंटे के बाद ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, यानी कि N की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा T। तो यहाँ पे T/2 2A प्लस का N-1D सॉल्व करेंगे, और इस वैल्यू को किसके बराबर रख देंगे, 10T के बराबर रख देंगे। T की वैल्यू यहाँ से 9 आएगी, यानी कि 9 आवर्स के बाद में वो एक दूसरे को मीट कर जाएंगे, यानी कि 10 × 9 90 किलोमीटर ये चलेगा। ये 8 साढ़े 8 उसके बाद 9, फिर 9.5, और ऐसे करते करते 9, यहाँ पर कितनी टर्म्स थी, 9 टर्म्स के बाद जाके इसका सम भी कितना आ जाएगा, 90 के बराबर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है, एक पर्सन है जिसे कि लोन चुकाना है 3250 रुपये बाय पेइंग 20, पहले महीने में 20 रुपये, उसके बाद में हर महीने 15 रुपये वो बढ़ाकर वो दे रहा है। बताइए कितने समय में अपना लोन पूरा चुका देगा। सम दे रखा है, A दे रखा है, D भी दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, N निकाल लेंगे। 33rd क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, यानी कि 150 वर्कर्स किसी काम में लगाए गए किसी काम को फिनिश करने से। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड द सेकंड डे, 4 वर्कर्स दूसरे दिन चले गए। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन और 4 वर्कर्स चले गए, और इसी तरीके से जाते गए। इट टेक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क नाउ, अब जो काम फिनिश हो रहा है वो और एक्स्ट्रा 8 दिन लग रहे हैं, यानी कि 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज, तो कितने दिन में काम पूरा कंप्लीट हुआ होगा। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहला N की बात करें तो यही हमें निकालना है। कितने वर्कर्स थे, हमने मान लिया कि यहाँ पर टोटल कितने 150 वर्कर्स, तो पहले 150 वर्कर्स थे, इसके बाद 4 वर्कर्स अगले दिन चले गए तो 146 बचे, फिर 4 चले जाएंगे तो 142 बचेंगे, इसी तरीके से हो रहा है काम। बेसिकली A की वैल्यू है 150, N की वैल्यू कितनी है -4। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पर बना लिया। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनकर यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हैड दी वर्कर्स नॉट ड्रॉप्ड, अगर वर्कर्स काम पर नहीं छोड़कर गए होते तब वर्क कितने दिन में फिनिश हो जाता। तो देखिए हमने माना कि n दिन में काम एक्चुअल में फिनिश हो रहा था, लेकिन अब 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी कि अगर वर्कर्स काम पर ही रहते तो ये क्या 8 दिन लगते, बिल्कुल भी नहीं लगते, यानी कि तब नंबर ऑफ डेज n-8 ही रह जाता है। हमने n माना है कि अब लगने वाला समय कितना है, कि जब वो छोड़कर जा रहे हैं तब के टाइम पर। तो 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इट टेक्स 8 मोर डेज। तो हमने अगर ये वर्कर्स छोड़कर नहीं जाते तो अब समय कितना लग रहा होता है, तो n-8 समय लग रहा होता, और जबकि काम
कितने बंदे कर रहे होते, अब 150 ही बंदे काम कर रहे होते। सो इसका मतलब है कि काम तो उतना ही होना है, तो इसको बराबर हमने रख देना है इसकी वैल्यू के, तो यानी कि 150 बंदे n-8 डे काम करेंगे तो भी यह उतना ही काम करेंगे जितना कि वर्कर्स छोड़कर जा रहे हैं, और n नंबर ऑफ डेज यहाँ पर लगेगा। इक्वेट करेंगे, n की वैल्यूज निकालेंगे, यानी 25 दिन में हमारा टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 34th क्वेश्चन क्या कहता है, अलॉन्ग अ रोड लाई एन ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स। तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स रखे हुए हैं एट एन इंटरवल ऑफ 10 मीटर्स। दीज स्टोन्स हैव टू बी असेंबल्ड अराउंड द मिडल स्टोन। मिडल स्टोन से यहाँ पर और यहाँ पर रखे। पर्सन हैज कैरी 1 स्टोन एट अ टाइम। एक पर्सन एक बार में एक ही स्टोन लेकर आएगा। एक आदमी को लगाया गया विद वन ऑफ इट्स एंड स्टोन बाय कैरिंग देम इन सक्सेशन। मान लेते हैं कि उसे यहाँ से लगाया गया किसी एक एंड से, तो पहले वो यहाँ पे जाएगा, फिर एक स्टोन लेकर आएगा, वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। इन कैरिंग ऑल दी स्टोन्स ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। और टोटल 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। बताइए नंबर ऑफ स्टोन्स कितने लगे होंगे। सो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पर हमें पता होना चाहिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेट देयर बी 2n+1 स्टोन्स। ऑड नंबर है तो इसलिए हमने 2n+1 मान लिया। तो आधे इधर होंगे, आधे इधर होंगे, बीच में एक स्टोन होगा। क्लियरली 1 स्टोन लाई इन दी मिडल, तो मिडल में ये स्टोन है। एंड एन स्टोन हमारे ईच साइड, यानी कि इस तरफ भी एन है और इस तरफ भी एन है। पी हमने मान लिया मिड पॉइंट को, ए और बी मान लिया हमने लेफ्ट और राइट हैंड को। क्लियरली एन इंटरवल्स ईच ऑफ 10 मीटर ऑन बोथ साइड ऑफ द पी। नाउ सपोज मैन स्टार्ट करता है ए से, तो इसने ए से पहला स्टोन उठाया। ही पिक्स अप द एंड स्टोन ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिड स्टोन एंड गोज टू द मिड स्टोन, ड्रॉप इट। तो इसने इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कि 10 मीटर है, या हमने यहाँ से यहाँ तक क्या था 10 मीटर, तो इंटरवल था इन दोनों के बीच का। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है n टाइम्स है, यानी कि यहाँ पर कितने स्टोन पड़े हुए हैं, n स्टोन पड़े हुए हैं। सो इसे पहले वाले के लिए कितना चलना पड़ेगा, तो देखिए सिर्फ गया है यहाँ तक, आया तो नहीं है लौट के, तो 10n इतना इसने यहाँ पर चला है क्योंकि वो a से स्टार्ट करा है। प्लस अब वो वापस आएगा, तो वापस आएगा तो क्या वो यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा यहाँ तक, क्योंकि अब उसे स्टोन पकड़ना है इसके बगल वाला, यानी कि अब उसे स्टोन जो पकड़ना है वो ये वाला पकड़ना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, देखिए 10, तो हर एक कॉन्जिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस है, तो 10 इंटू का n-1। अब उसे इतनी दूरी तय करनी है सिर्फ जाने में। अब वापस लेकर भी तो आएगा, यानी कि वापस लेकर आएगा तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इसके बाद में वो क्या करेगा, देखिए n हुआ है n-1, धीरे धीरे ये वैल्यू कम होगी, तो अब आएगा n-2। तो देखिए 10n ये फर्स्ट बार था क्योंकि a से स्टार्ट करा, तो इसमें कोई ट्वाइस नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया। फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर भी फिर से 2 टाइम्स। इसी तरीके से जब वो यहाँ की बात करेगा तो 10 इंटू 2 आएगा, क्योंकि वो जाएगा और लेकर आएगा। यहाँ पे 10 इंटू 1 आएगा, तो इस तरीके से उसकी टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आएगी। अब जब वह कहाँ पर पहुंच गया, आफ्टर कलेक्टिंग ऑल स्टोन ऑन दी लेफ्ट। अब देखिए उसने लेफ्ट से सारे स्टोन लाकर कहाँ रख दिए, पी पॉइंट पर रख दिए। अब अगर उसने पी पॉइंट पर स्टोन्स को लाकर रख दिया, तो अब वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, अब वो पी पॉइंट पर खड़ा हुआ है। सो अब बेसिकली उसे क्या करना है, आफ्टर कलेक्टिंग ऑल स्टोन ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिड स्टोन टू द मैन गोज टू द स्टोन बी। तो अब वो स्टोन बी पर जाएगा, तो अब उसे यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो अगेन अब वो कितना चलेगा, 10 इंटू का n, बिल्कुल जाएगा। लेकिन क्या अब उसे वापस आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। इसलिए मतलब यह हुआ कि अब यहाँ पर हमें 2 मल्टीप्लाई करना ही होगा, क्योंकि अभी वो अब कहाँ था, वो पी पर था। तो पहले जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। इसका मतलब यहाँ पर तो 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, जबकि फर्स्ट वाले केस में यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हम इसे नहीं करेंगे, बाकी बाद वाली सभी को कर देंगे। और टोटल डिस्टेंस जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगी इक्वेशन। ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन, दूसरी वाली, और ये होगी हमारी पहली वाली इक्वेशंस। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 इंटू का n, इसे अलग कर देते, बाकी जितनी भी इक्वेशंस है तो ये देखिए ये तो सेम ही नजर आ रही है, ये तो यहाँ भी है और ये यहाँ पर भी सेम ही है। इस पूरे के साथ में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। सो इसी चीज को यहाँ पर दिखा रखा है कि पूरी इक्वेशंस 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जब हम निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई। सो इस तरीके से हम इसे पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम आंसर्स निकाल लेंगे और n की वैल्यू निकल के आएगी 12 और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 25। अब देखिए इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए। सो बेसिकली हमें करना क्या है, पहले वाली इक्वेशंस यहाँ लिख दी गई है और दूसरी वाली इक्वेशंस को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ध्यान से समझना है। तो देखिए अगर हम इसमें देखें 2 इंटू का n इंटू का n-1, सो 10 इंटू n-1 यहाँ भी है और 10 इंटू n-1 यहाँ भी है।
यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम 10n की बात करें तो यहाँ पर कितने बार 10n आ रहा है, 20, 2 इंटू 10 इंटू का n, जबकि यहाँ पर कितनी बार देख रहे हैं हम, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आ रहा है, जबकि जुड़ेगा कितनी बार, 3 बार, लेकिन हमने इसे कितनी बार जोड़ लिया, 4 बार। तो यहाँ पर पहले ही 4 बार जोड़ लिया, जबकि जुड़ना कितनी बार था, 3 बार, यानी एक बार हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया, इसलिए हम एक बार एक्स्ट्रा घटा देंगे, इसलिए यह इक्वेशन इस फॉर्म में बनी है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इक्वेशंस अगर हम इसमें देखें तो 10 यहाँ पे सब में कॉमन है, 10 को बाहर कर लिया तो 4 के साथ में 10 बाहर आ गए तो यहाँ पे 40 बचेगा। अब देखिए नंबर 1 2 3 4 ऐसे करते करते नंबर कितने हैं, n, और हमने पढ़ा था n तक के नंबर्स का सम n+1/2, सो इसलिए यहाँ पर आ गया n+1/2 और माइनस का 10n क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने इसे 4 बार जोड़ दिया, जबकि जोड़ना सिर्फ 3 ही बार था, 2 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, तो इसीलिए हमने 1 बार यहाँ पर माइनस कर दिया। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं 35th क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, लॉजिकल है। देखिए क्या कहता है, द हाउसेज ऑफ द रोज आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी कि कहता है कि घरों के नंबर दिए गए 1 से लेकर 49 तक इसी क्रम में। सो डैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, ऐसा शो कीजिए कि कोई बीच की एक वैल्यू है x, that the sum of the number of house preceding the house number x is equal to the sum of the number of house following it। कहता है कि इससे पहले के घरों की संख्या, इनका सम निकाल लीजिए और इसके बाद के नंबर्स के घरों की संख्या, यानी कि x को छोड़ देना है, इसे छोड़कर, तो ध्यान रखिएगा इसे हटा देना है। यहाँ पे एक x नंबर का घर होगा, इसे हटाकर इसकी संख्या और इसकी संख्या जो है वो बराबर आएगी। सो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 24 आएगा, मिडल वाली टर्म तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये नंबर छोटे हैं और ये नंबर बड़े हैं, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं ये 30-40 के करीब होगा और ये नंबर ज़्यादा होंगे। सो ऐसा क्वेश्चन कहता है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए सिर्फ हमारा करने के तरीका हमें समझना है, बाकी लॉजिकल ही है और इसमें हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। सो जैसे कि इन्होंने देखिए H1 से लेकर H49 तक के हाउसेस को लिख दिया, बीच वाले हाउस को इन्होंने मान लिया x, यानी कि x से इधर वाले हाउस को लिया है 1 2 3 4 5 से लेकर x तक, और इस वाले हाउस को लिया है तो देखिए यहाँ पर x आएगा। सो इसके बाद में आएगा x+1 वाला हाउस, x+2 वाला हाउस, ऐसे करते करते 49 तक हाउसेज हैं, और हमसे बोला गया इससे पहले वाले नंबरों का सम बताना है। सो ध्यान से देखिए, x से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए नंबर घट रहे हैं, तो x से पहले वाला होगा x-1। सो इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेके x-1 तक के नंबरों का जोड़ बराबर होगा, x को हटा देना इसे छोड़कर, x+1 से लेकर 49 तक के नंबरों का सम, x से लेकर 49 नंबरों का सम। अब देखिए अगर 1 से शुरुआत हो रही है और x-1 तक जाना है तो n-1/2। सो इस तरीके से हमने क्या निकाला, x-1, और सॉरी यहाँ पे हम निकालेंगे सम, और सम कैसे निकलेगा हमारा, यहाँ पे n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l से हम यहाँ पे सम निकालेंगे। तो देखिए n की जगह तो 1 रखा है, a की जगह पे भी 1 है और l की जगह पे x-1 है, तो इसका तो हम सम आसानी से निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके नंबरों की सम की। तो देखिए हमें यहाँ पर इसका सम निकालना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए x+1 टर्म, यानी कि a की बात हमें पता होनी चाहिए, बिना a के तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से देखिए, यदि मुझे यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का सम निकालना है तो हम 1 से लेकर 49 तक के नंबरों का सम निकाल सकते हैं, जिसमें मुझे a भी पता है, मुझे n भी पता है और d भी पता है, जो कि बहुत आसानी से निकल जाएगा। n+1/2 यानी कि 49 ब्रैकेट में 49 + 1/2, तो ये हमने निकाल लिया 1 से लेकर 49 नंबर तक का सम। और अगर हम इसमें माइनस करते हैं 1 से लेकर x तक का सम, इतना माइनस कर दे तो बचे हुए वैल्यूज ही तो हमारा यहाँ पर वैल्यू के बराबर आएगा, इसीलिए अब हमें x तक के नंबरों को यहाँ माइनस कर देना। सो अब टर्म कितनी है x, तो x ब्रैकेट में x+1/2 इतना हम माइनस कर देंगे। अब इक्वेशन में x आएगा, x को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट आपका अपना है, आप उसे अपने से बना सकते हैं। किस तरीके से लैंग्वेज दे रखी थी इस पे हमने बात कर ली। हम आते क्वेश्चन नंबर 36 पे, देखिए क्या कहता है। एक लैडर है जिसमें कि सीढ़ियां जो कि बनी हुई है 25 सेंटीमीटर के अपार्ट पर है, एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर है, और धीरे धीरे उसकी लेंथ वो डिक्रीज होती जा रही है, 45 सेंटीमीटर से 25 पर आ गई, और बोला गया है कि टॉप और बॉटम की रक्स जो है वो 2.5 मीटर अपार्ट है, यानी कि 2.5 मीटर इसके बीच की दूरी है। सो बताइए कितनी लेंथ ऑफ वुड यहाँ पर लगेगी। सो बेसिकली अगर 250 मीटर है, सॉरी 2.5 मीटर है और हर एक के बीच का डिफरेंस है 25, तो ऐसे कितनी यहाँ पर लेंथ लगी होगी। सो हम यहाँ पर लेंथ निकालेंगे तो 250 बटे में
25 कर देंगे तो यहाँ से 10 आएगा। तो जब हम 10 की बात करेंगे तो हमने इसमें सारे काउंट कर लिए, लेकिन इसको तो काउंट ही नहीं करा, इसलिए इसमें +1 भी हमें करना होगा। सो यानी टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी आएंगी 11, यानी कि n की वैल्यू 11 आ गई, a 45 है, d की वैल्यू माइनस में जा रही है। ये हम ये कहें कि हमें 45 भी पता है और 25 भी पता है, तो a भी पता है, l भी पता है और n भी पता है, सम हम निकाल लेंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37वां क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें जरूर समझना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा। तो देखिए एक स्मॉल टेरेस है, फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप्स, इसमें 15 सीढ़ियां लगी हुई हैं, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। तो देखिए 50 मीटर लॉन्ग है और कंक्रीट से बनी हुई है, जिसमें कि हर एक स्टेप की जो राइज है यानी कि उठाव है यानी हाइट है वो 1/4 मीटर है। इसके अलावा ये चौड़ाई दे रखी है 1/2 मीटर और जो ट्रेड दे रखी है वो दे रखी है 1/2 मीटर। यानी कि अब हमें बताना है कैलकुलेट दी टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो कितना टोटल वॉल्यूम लगा, तो देखिए टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला हाइट हमने देख ली 1/4 है, जब सेकंड स्टेप पर आएंगे तो 1/4 में हमें कितना जोड़ना है, इस वैल्यू को भी जोड़ देना है, यानी कि 1/2 और जोड़ देंगे, 1/4 और जोड़ देंगे। सो इस तरीके से हमारा वैल्यू कितनी निकल गई, इस तरीके से निकल कर आएगी। सो 1/4 थी और उसमें अगेन इतनी हाइट और जोड़ देंगे 1/4, तो दूसरी हाइट निकल के आ जाएगी, फिर इसमें 1/4 जोड़ देंगे, फिर हाइट निकल कर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं नीचे वाले की, इसकी वॉल्यूम की, यानी कि सबसे नीचे वाले L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम होता है, लेंथ है 50। अब अगर हम देखिए L हो गया, B की दे रखा है 1/2, ये है 1/2 और हाइट हमारी आ गई 1/4, तो ये हमने निकाल लिया इसका वॉल्यूम। सो इसका वॉल्यूम हमने आसानी से निकाल लिया। अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में देखिए इतना वॉल्यूम लगेगा। सो अगर हम ध्यान से देखें तो 50 तो ठीक है, ब्रेथ भी यहाँ पर 1/2 ठीक है, लेकिन जब हम हाइट की बात करेंगे तो 2 इंटू 1/4 हो चुकी होगी। तीसरे केस में कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 50 इंटू 1/2 इंटू का, अब हाइट कितनी हो जाएगी इस केस में 3 इंटू 1/4, ऐसे करते करते 4 इंटू 1/4 और इसी फॉर्म में यह चलेगी। इसके बाद में देखिए सब में से 50 भी कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, तो 50 बाहर कर देते हैं, 1/2 बाहर कर देते हैं, बचेगा कितना 1/4 प्लस का 2/4 प्लस का 3/4 प्लस का 4/4, इसी तरीके से यह चलता जाएगा। अब इसमें से और 1/4 को हम बाहर कर देंगे तो यहाँ से देखिए 25 आएगा, एलसीएम ले लेंगे 4 का और बाहर कर देंगे तो 25/4, अंदर क्या बचेगा 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स बचेंगे। और इसका सम हमने निकालना सीखा था 15 इंटू 15 प्लस 1/2। सो और यहाँ आ रहा है 25/4, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। देखिए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल सेमी सर्कल से बना है जिसका सेंटर अल्टरनेटिवली ए और बी है, पहले ए है फिर बी है, यानी कि इस वाले के लिए L1 के लिए A सेंटर है, L2 के लिए B सेंटर है, फिर L3 के लिए A है और इस तरीके से जो सेंटर है वो चल रहा है। जो रेडियाई है वो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 इस तरीके से बढ़ रहा है और हमसे पूछा जा रहा है टोटल लेंथ बताइए। देखिए टोटल लेंथ तो हम जब निकाल पाएंगे जब हमें पहले हाफ लेंथ का फॉर्मूला पता हो, डेट इज सर्कमफेरेंस इज 2πr, लेकिन हाफ है तो इसलिए सिर्फ क्या बचेगा πr, सर्कमफेरेंस होगी πr, तो पाई तो ठीक है, लेकिन पहले केस में जो r आएगा वो आएगा 0.5, दूसरे केस में r की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर r आएगा, यानी कि r की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, पहले 0.5 है फिर 1 फिर 3/2। सो इस तरीके से r चेंज हो रही है और ऐसे कितने सर्कल बने होंगे यहाँ पर, टोटल 13 सर्कल्स है, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13। सो सबकी लेंथ हमारे पास में है, a की वैल्यू हमने गिवन है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने π/2 कॉमन कर लिया, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। हम बात करते हैं 39 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पोटैटो रेस हो रही है, एक बकेट प्लेस करा गया है, स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा गया है, 5 मीटर की दूरी पर है पहले पोटैटो से, इसके बाद में बाकी सारे पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर है, देयर आर n पोटैटो उसमें रखे गए हैं। कॉम्पिटिटर को स्टार्ट करा गया फ्रॉम दी बकेट से उसने शुरुआत करनी है और उसे पहले वाला उठाना है, फिर उसे वापस रख कर आना है, फिर अगला उठाएगा फिर वापस रख कर आएगा, इस तरीके से उसे टोटल डिस्टेंस बतानी है उसकी कितनी लगेगी। सो देखिए पहली बार में अगर हम डायग्राम से समझे तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, 5 जाएगा और 5 आएगा 10 मीटर, उसके बाद में दूसरी बार में 5 + 3 जाएगा और वापस भी आएगा, इसी तरीके से वो करते करते यहाँ तक पहुँचेगा और उसे कितने पोटैटो पिक करने हैं, n पोटैटो पिक करने हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर उसे n पोटैटो पिक करने हैं, ये 3 है, ये भी 3 3 3 3 3 3। सो बेसिकली जब वो यहाँ तक पहुँचेगा तो उस केस में उसे कितने पोटैटो उठाने पड़ेंगे, यहाँ तक के केस में अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो इसी फॉर्म में चलेगी, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब लास्ट पोटैटो की बात आएगी सो उसे यहाँ तक जाना है और फिर वापस लौटकर उसे यहाँ तक आना है, तो 5 + 3 और यहाँ पर n भी दे रखा है, तो यहाँ तक के पोटैटो उसे पिकअप करने
होंगे। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 3, 2 इंटू 5 प्लस, तो देखिए ये फर्स्ट पोटैटो था, ये सेकंड पोटैटो है, ये थर्ड पोटैटो है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते n नंबर ऑफ पोटैटोज की बात यहाँ पर हम कर लेंगे और वो n पोटैटो पिकअप कर कर यहाँ पर आ जाएगा। सो इस तरीके से जो सोल्यूशन निकालेंगे वो हमें n की फॉर्म में ही छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर बताया ही नहीं है कि टोटल कितने पोटैटो यानी कि यहाँ पर प्लेस किए गए। सो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा और इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। स्टिल यहाँ तक के क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।